नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि। डॉक्टर साहब, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह का हादसा हुआ है, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा है। बच्चे मतलब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और पानी में डूब गए। आप तो आज दिन भर वहीं पर थे, क्या देखा आपने और क्या क्या नई जानकारी आपको वहां से मिली? देखिए, ये सड़क जो है, राउस कोच आईएएस कोचिंग सर्कल, इस सड़क पे कई कोचिंग सेंटर्स हैं। आप पूसा रोड से जाएंगे तो पूसा रोड मेट्रो स्टेशन पे जो करोल बाग का स्टेशन आता है, वहां से लगभग ये 25 मीटर के डिस्टेंस पे ये सड़क है और काफी वाइड सड़क है। यानी कि लगभग आराम से कह सकते हैं कि आप 40 फीट वाइड होगी कम से कम। और दोनों तरफ बड़े अच्छे ढंग से कंक्रीट की स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनी हुई, कोचिंग सेंटर्स। ठीक है। अब ये कल बारिश हुई, कल क्योंकि मैं भी करोल बाग में रहता हूं एवं हमारा जो ऑफिस है भारतीय लिबरल पार्टी का करोल बाग में, मतलब उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर बैठे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब पानी भरा, कल बारिश काफी हुई यहाँ पे करोल बाग में एंड पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर एवं राजेंद्र नगर में। तो जब पानी भरा तो काफी तेजी से बारिश आई और क्योंकि वो सड़क मजबूत है, कंक्रीट की काफी चौड़ी सड़क है, और जो ये आपका आईएएस ये कोचिंग सेंटर है, ये सड़क से लगभग मतलब मुश्किल से 1 फीट ऊंचाई पे बना हुआ है। और जो वो एक मतलब एक वो बना हुआ है, ऐसे ढलान से बनी हुई है ताकि पान मतलब जैसे वो वहां पे फर्श है। अब बारिश इतनी तेज थी, निकासी के साधन है नहीं सड़कों पे, क्योंकि दिल्ली में जल भराव या जल का जो जमाव है वो एक बहुत टेरिबल प्रॉब्लम है। उस पर आएंगे अभी। तो जैसे पानी अंदर घुसा, बेसमेंट 2-3 फ्लोर्स में बना हुआ है। कोचिंग सेंटर काफी आलीशान बिल्डिंग है, लाइक कुल नए ढंग से ऐसे चमचमाती बिल्डिंग है, राउस आईएएस कोचिंग सर्कल। पानी तेजी से घुसा क्योंकि पानी की निकासी नहीं थी, तो पानी वर्लपूल की तरह पानी बेसमेंट में घुस गया। अब वहां पे चल रही है लाइब्रेरी। अगेन ये वायलेशन है, इस पे आएंगे। वहां पे सारे रूल्स को धत पे रखते हुए, साइड पे रखते हुए वहां लाइब्रेरी चल रही है, उसमें 50 बच्चे बैठे। 50 बच्चे थे उस वक्त? 50 बच्चे थे उस वक्त अंदर? 50 बच्चे जो वहां पे स्टूडेंट्स बता रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब 50 बच्चे थे, तो पानी जैसे घुसा वो तो वहां पे अप्रत्याशित था। 1 मिनट में, विद इन ए मिनट, पानी 12 फीट तक आके खड़ा हो गया। सब लोग सर उसमें डूब गए। एक सेकंड, मतलब कि बेसमेंट, हम तो यही सुनते कि 4 सीढ़ियां हैं और बेसमेंट है, तो यहाँ पर बेसमेंट में भी नीचे 12 फीट तक खुदाई करके मतलब 2-3 फ्लोर्स बनाए गए थे। यस। तो उसमें पानी जैसे भरा, लिटरली मतलब जैसे एकदम फ्लड की तरह गया, एंड वहां पे बच्चे डूबते नहीं। तो उन्होंने रस्सी डाली वहीं पे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक आईएएस में उसी सेंटर में एक व्यक्ति पढ़ाते हैं। वो एम्प्लॉय नहीं है वहां के, लेकिन पढ़ाते हैं एज ए गेस्ट टीचर। तो उनसे मुझे पता चली। तो वहां पे, और वो कहते हैं कि उनमें से एक लड़की जो है श्रेया, उसको काफी अच्छी तरह जानते हुए, मतलब ही वाज फीलिंग सो इमोशनल अबाउट इट कि वो उनकी स्टूडेंट है। श्रेया यादव है उनका नाम, श्रेया यादव, यस। एंड दूसरी तानिया, एंड तानिया इज वेरी ब्रिलियंट, आई मीन शी वाज वेरी ब्रिलियंट, ऐसा बताया गया। और एक थर्ड जो लड़का है वो है केरल से, नवीन। तो पानी में उन्होंने रस्सी डाली, स्टाफ के मेंबर्स जो भी वहां खड़े थे, तो कुछ तो स्टूडेंट्स निकाल पाए। दूसरा क्या कि ये पानी इतना गंदा था क्योंकि सीवर का पानी था ये, तो इट वाज नॉट क्लीन वाटर कि चलो बारिश का पानी है। सीवर जैसे टूटी सीवर लाइन, ऐसे उफान आया तो गंदा पानी जो कहते हैं ना, जिसमें सब कुछ था, मल मूत्र सब। अब वो पानी में तो वैसे ही एस्फिक्सिया, लाइक डूबने के चांसेस एंड घुटने का। तो आनन फानन में सब हो गया। 25 लोग अभी भी लापता है, क्योंकि उनके फोन भी वहां पे कहाँ चले गए, कैसे गए। अच्छा, ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। जो यहाँ पे रूल्स फॉलोआउट हुए हैं, जो रूल्स का वायलेशन हुआ है कि बेसमेंट। सर, आप कह रहे हैं कि 25 बच्चे अभी भी लापता है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि 3 की मौत हुई है और लापता के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो आप जो कि मौके पर मौजूद थे, चश्मदीदों से आपने बात की, तो ये कहा जा रहा है कि 25 बच्चे अभी लापता हैं। उनके सेल फोन रीचेबल नहीं है, स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं। अब वो मामला क्या ये नहीं पता, आई कांट, इससे ज्यादा मैं कुछ डिटेल्स में, क्योंकि उनके सेल फोन क्योंकि डूब गए होंगे वहां पे, या वो सेल फोन गीले हो गए, जैसे भी है। तो काफी बच्चों का अभी भी मतलब दे आर नॉट रीचेबल, दे सेल फोन से नॉट रीचेबल।
अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि जब पानी एकदम भरा तो नेचुरली डिजास्टर रिलीफ फंड वालों को बुलाया गया, एजेंसी को बुलाया गया, ये सब आए। लेकिन क्योंकि इनमें एनओसी जो था लाइब्रेरी बेसमेंट के लिए, उसमें लाइब्रेरी अलाउड नहीं था। वैसे भी हमने एमसीडी के दिल्ली गवर्नमेंट बेसमेंट्स के रूल पढ़े सुबह, तो पता चला कि बेसमेंट में सिटीजन्स या लोग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो रेजिडेंशियल मतलब रह नहीं सकते वहां पे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें लोग वहां पे बैठेंगे, उठेंगे, सोएंगे, जागेंगे। उनको परमिट था वहां पे स्टोरेज के लिए कि आपको स्टोर कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। अब उन्होंने क्या कि पूरी लाइब्रेरी बना दी, लाइब्रेरियन भी नहीं थे उस वक्त, तो लाइब्रेरी में जो बच्चे बैठे तो दे यूजिंग इट एज रेजिडेंशियल ना, काइंड ऑफ रेजिडेंस मींस रहना। तो वहां बैठे वहां पे लंबे टाइम तक, तो वो सब फ्लड की उस चपेट में आ गए। तो ये एक अकस्मात दुर्घटना नहीं है, ये अंजू जी ये मर्डर है, मर्डर, हत्या है, ये हत्या, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनती है, एमसीडी की बनती है, इस बिजनेस की बनती है, एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें, क्योंकि उनके एमपीज भी दिल्ली में बैठे। एमसीडी क्योंकि रेगुलरली चेकअप करने भी आते हैं वहां पे, चीजें देखने आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तो उनको पता था ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इतने एक माला माल कोचिंग सेंटर में नीचे जो बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल के बैठे हैं और अधिकारियों को पता ना हो। वो आते हैं, अपना हफ्ता लेके चले जाते हैं। इसलिए जो सिटीजन्स के हित में जो चीजें हैं उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था बेसमेंट में, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इसलिए एजेंसीज को बुलाना पड़ा। अगर ड्रेनेज सिस्टम भी उनके पास होता ना कोई, तो वो शायद उसी वक्त वो निकालना शुरू कर देते, तो काफी जानें बच सकती थी। उनके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम इन प्लेस नहीं था। पहले तो उन्होंने रूल्स का वायलेशन किया। राउस कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी खोलनी नहीं चाहिए थी, वहां पे खुली हुई थी, वहां पे लोग दुनिया भर के स्टूडेंट्स बैठे थे। अब आप इसमें देखिए, ड्रेनेज होता तो चालू कर देते, एकदम ऑन कर देते ड्रेनेज सिस्टम को, जैसे अपने घरों में पानी भरते हैं, मोटर चालू कर। तो ऐसा अगर कुछ होता तो उसमें हो सकता है कि जान की क्षति कम होती। बिल्कुल। अब इसके बाद अब बेशर्मी देखिए एमसीडी की, दिल्ली गवर्नमेंट की, कि अरब प्रत्यरब में चले गए। जो राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है, विधानसभा नंबर 39, उसका एमएलए दुर्गेश पाठक। वो कभी यूपीएससी की तैयारी में आए थे और पॉलिटिक्स में चले गए। उनको तो ये संवेदना समझनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला, वो 15 साल कहानी पहले बता रहे कि बीजेपी ने ये काम क्यों नहीं किए। 15 साल पुरानी कहानी बता रहे। शैली ओबराय दिल्ली की मेयर है, आम आदमी पार्टी के करप्ट केजरीवाल की चमची है, चमची, जिसको चमची बोला जाता है, क्योंकि कुछ भी काम करेगी गुणगान उनके करेगी। तो वो कहती, वो गायब है, मीडिया से अवे है। शी इज जस्ट घर पे भी, क्योंकि घर पे भी मीडिया गया हुआ है उनके, एंड उनके ऑफिस में भी गया। शी इज लिटरली एब्सकॉन्डिंग। आतिशी मारलेना ट्विटर पे बैठी है, आई तक नहीं है, आई तक नहीं। एंड कोई एमएलए नहीं है वहां पे दिल्ली का, कोई म्युनिसिपल काउंसिलर नहीं है। स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, धूप, उमस, ह्यूमिडिटी, पुलिस भी वहां पे धूप, और जो आपके जो दूसरे बाकी जो एजेंसीज के लोग आए हुए हैं नीली वर्दी में, वो भी बेचारे वहां पे, मतलब धूप पूछिए मत, क्योंकि बटालियन लगाई हुई है पूरी, बटालियन लगाई हुई है पूरी वहां पर। तो आप ये देखिए किस प्रकार से वहां पे करप्शन की वजह से लोगों को, सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को वहां पे नुकसान एंड सहना पड़ रहा है। पर सर, समझने वाली बात यहाँ पर ये भी आती है कि अगर, क्योंकि उस इलाके में मैं भी रही हूँ, जब मैं आज तक में थी और आज तक का वीडियोकॉन टावर में ऑफिस होता था, तो मैं भी ओल्ड राजेंद्र नगर में रही हूँ, सालों साल रही हूँ। मेरा वो पूरा इलाका देखा हुआ है। ये जो चौड़ी सड़क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर पानी भरा था, पहले से भरा हुआ था, तो ड्रेनेज तो इसका मतलब ये है कि बाहर का भी ठीक नहीं था। अगर पानी भरा हुआ था, क्योंकि बच्चों के हम लगातार बयान सुन रहे, वो कह रहे हैं कि कम से कम अब 15 राउस स्टूडियो सर्कल, हाँ, क्या इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप मुझे? कितनी चमचमाती बिल्डिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल।
हाँ, यू नो, बहुत बहुत चमचमाती शानदार बिल्डिंग है। बिल्डिंग है सर वहाँ पर। हाँ, पर आप ये देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने नहीं लगाया, सबसे बड़ा नेग्लिजेंस ये। एनओसी मिला वहाँ पर सामान रखने के लिए, तो वहाँ पर हाँ, बच्चों की लाइब्रेरी खोल दी। हाँ। और सर वहाँ पर एक नहीं कई लाइब्रेरीज है ऐसी, ये वो एंट्रेंस इलाका देखिए, देखिए अब अंजू जी, बन चुका है। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस सड़क से लगभग थोड़ा सा ऊंचाई पे। थोड़ा तो सा यानी कि ऊंचाई। इतना पानी, मतलब इतनी गंदी हालत है वहां पे एमसीडी की, कि एक कंक्रीट सड़कों पे थोड़ा सा पानी भरते ही अंदर फ्लड की तरह चला गया। वही ना सर, जबकि अगर सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता, नालियों की सफाई हुई होती सर, तो मुझे लगता है कि सड़क पर पानी नहीं होता। और अगर सड़क पर पानी नहीं होता तो अंदर जाने का भी सवाल नहीं था। तो जिम्मेदार तो सर एग्जैक्टली, एमसीडी की है ना। साथ ही साथ ये, क्योंकि उस मोटी कंक्रीट सड़क पे नीचे सीवर लाइंस है, हम्म। सीवर लाइन टूटी है वहां पे, तभी कहीं पानी आया। और इस मोटी सड़क पे, मतलब कंक्रीट सड़क पे, अगर पानी ठीक ढंग से वहां पे ड्रेन होता जाता तो नौबत ही ना आती। बिल्कुल। इतनी चौड़ी सड़क पे, जो आप दिल्ली के एक अच्छे इलाके में, जहाँ पे, मतलब मैं बाकी दिल्ली के हिस्सों की तो बात ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करते हो, तो ये शो करता है कि जो डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी, हम्म। डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी एमसीडी द्वारा, वो भी सिर्फ शैम, मतलब झूठ पर पंच का खेल है। क्योंकि शैली ओबराय ने बोला हुआ है कि 85 to 90% नालों की सफाई हो चुकी है, ये क्लेम था। और इस बार दिल्ली के लोग आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। तो ये शो करता है कि, मतलब पीपल, अब देखिए इन इन बिजनेसेस से कितना टैक्सेस आता होगा गवर्नमेंट को, ये सोचिए ना आप। सर टैक्सेस की टैक्स तो कलेक्शन का वॉल्यूम देखिए आप, तब भी सर्विसेज नहीं है। सर टैक्स तो ठीक है, लेकिन ये जो कुकुर मुत्ते की तरह लाइब्रेरीज हैं, ये कोचिंग सेंटर हैं, आप मकानों के किराए उस इलाके में देखिए। एक एक छोटे छोटे कमरे का भी 30 से 35 या 40 हजार किराया होता है हर महीने का। और ये बच्चे बाहर से आकर लाखों रुपए देकर इन कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग लेते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं की तरफ, बेसिक अमेनिटीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और यहाँ का जो विधायक है सर, पहले तो राघव चड्ढा यहाँ के विधायक हुआ करते थे शायद 2022 तक। उसके बाद बाय इलेक्शन में दुर्गेश पाठक चुनकर आए थे। वो कहाँ है आज की तारीख में? वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे, नदारद है। एग्जैक्टली, दुर्गेश पाठक इस वक्त मोस्ट इनसेंसिटिव, जो कैलस, जिसको बोलते कैलस एटीट्यूड है उनका, कि वो यहाँ पे विजिट तक नहीं किया, एंड उसके अलावा ब्लेम गेम में बिजी है। और राघव चड्ढा तो लंदन से आने के बाद बस अपनी गोटियां खेल रहा है, पॉलिटिकल गोटियां खेलने में बिजी है। उसको तो आम आदमी पार्टी को डिस्कार्ड करके राज्यसभा की सीट मिल चुकी है, एंड उसके बाद डिस्कार्ड करके उसको जहां भी जाना है आगे, जो अपना कैरियर तय करने में लगा है, उसका जो आका है, आका सरगना, वो जेल में बैठे हैं, अरविंद हम्म। केजरीवाल। तो जो किसी पेट्रोटिज्म से, किसी मिशन की वजह से तो आए नहीं थे पॉलिटिक्स में राघव चड्ढा जी, तो ये अपनी गोटियां खेल में, इनको कोई मतलब नहीं है देश और जनता से। पर सर इन इंस्टीट्यूट से जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, वहां पर आप देखिए खाने पीने की कितनी सारी दुकानें। भाई जितने भी घर है उनकी बेसमेंट में, उनके ग्राउंड फ्लोर पे तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं तरह तरह के। तो वहां से भी तो सर, जब इलीगल काम होता है तो मोटी कमाई आ ही रही होगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में, चाहे वो एमसीडी के पार्षद हो या आम आदमी पार्टी के विधायक हो या मंत्री हो। जैसे मैंने कहा कि हफ्ता वसूली की जाती है दिल्ली में, प्योर प्रॉपर तरीके से की जाती है। मोटा मोटा पैसा इनको मिलता है, अधिकारियों को मिलता है। ये अधिकारी ऊपर आगे से म्यूनिसिपल काउंसलर, पार्षद यानी कि, उसके बाद विधायकों को, मिनिस्टर्स को, एवं पार्टी फंड में भी जाता है, अरविंद केजरीवाल तक जाता है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट। और या तो आप मुझे गलत प्रूव कर दीजिए कि जब ब्लेटेंटली वहां पे रूल्स का वायलेशन हो रहा है, हम्म। तो वहां पे ये सब हुआ कैसे। तो करप्शन इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से जिनको अपना काम करना चाहिए, वो एजेंसीज, वो प्रतिनिधि अपना काम नहीं करते। एमसीडी एमसीडी को लगभग 8.5 थाउजेंड करोड़, यानी कि 8,500 करोड़ का बजट मिलता है उसको। दिल्ली का लगभग 80,000 करोड़ बजट है, 10% उनको मिलता है। एमसीडी उससे ज्यादा पैसा कमाती है, ये भी देखिए। एमसीडी उससे ज्यादा पैसा कमाती है। एमसीडी को पैसा कैसे मिलता है? और डेली मिलता है ये पैसा, मतलब यू कांट इवन इग्नोर इट। ये डेली शाम को कलेक्शन होता है एमसीडी का। कैसे होता है? टोल टैक्स। दिल्ली में आप किसी भी बाउंड्री से, किसी भी बॉर्डर से घुसेंगे आप, तो एमसीडी अपना टैक्स ले लेती है व्हीकल से। दुनिया भर के जो साथ, मतलब व्हीकल्स दिल्ली में डेली एंटर करते हैं। एक आम जैसे गाड़ी है, कार कार भी 100 रुपए देती है, 100 रुपीज एमसीडी को।
ये जो ऊबर की ओला की टैक्सियाँ चली, ये 100 रुपए देती है, ट्रकों को भी ज़्यादा। तो एमसीडी को टोल टैक्स से पैसा मिलता है, पार्किंग से पैसा मिलता है, एड से पैसा मिलता है जो इनके बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इनको पैसा मिलता है प्रॉपर्टी टैक्स से। तो एमसीडी एक ऐसी बॉडी है जो कि कैश रिच है, खूब पैसा आता है इनके पास। और उसके बदले एमसीडी का काम क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल बॉडी का बेसिक प्राइमरी फंक्शन, जो कि पिछले 3-4 सालों से दुनिया में कहीं भी चला जाए एस्टैब्लिश है कि म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम का बेसिक फंक्शन क्या है? सड़कें साफ करना और नालियां साफ करना। एज सिंपल एज हिंदी में अगर बोला जाए तो नालियां साफ करना। लेकिन क्योंकि इतना करप्शन है यहाँ पे, तो कैश रिच बॉडी है, डेली पैसा इकट्ठा होता है, उगाही बोलिए आप उसे। तो ये लोग माला माल उस बॉडी में पैसा निकाल निकाल के, जैसे मैंने कहा, कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। एमसीडी जाइए, एमसीडी आम आदमी से बात कीजिए, एमसीडी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये सबको पता है, इसलिए सफाइयां नहीं होती। जब एमएलए को हफ्ता पहुंच जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिलों का हफ्ता पहुंच जाएगा, एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी है उनके राइट्स की कोई बात नहीं करता, उनके हितों की कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे सब खाने पीने में लगे हैं। एंड उसकी वजह, क्योंकि जो कल हादसा हुआ, इससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बट दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये जैसा आपने भी कहा कि इतने वहाँ पे शानदार, इतना दुनिया भर के बिजनेसेस बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होता है, उसके बावजूद भी। और अभी भी किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी, वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट में स्टूडेंट लगे हुए हैं, मीडिया आया हुआ है और पुलिस खड़ी है। पॉलिटिकल जो प्रतिनिधि है वो सब गायब है, गायब, जिसको बोलते हैं गायब, कोई है ही नहीं वहाँ पे। सर, ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की सेहत को लेकर बीपी गिर रहा है, शुगर लेवल गिर रहा है, बढ़ रहा है, रात को 4 बार गिर गया, 5 बार गिर गया, नींद में कोमा में चले जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, गंभीर बीमारी हो जाएगी, उनको तो कैंसर भी हो सकता है। ये राग रोज अलापते हैं लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। होड़ मची रहती है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हो गया, उस पर बोलने की हिम्मत एक में भी नहीं है। अभी तक बस ट्वीट पर बैठी हुई है, ट्विटर पर बैठी हुई है आतिशी, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की। अब क्योंकि खुद फंस रहे हैं तो एकदम से सन्नाटा पस रहा है आम आदमी पार्टी में। एग्जैक्टली। तो ये शो करता है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। दिल्ली सरकार में जो सबसे 3 ट्रबलिंग पॉइंट्स हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं, वो ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी की कमी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की कमी, एवं जो कल्पेबिलिटी होती है यानी कि दोष को आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स किया जाए कि हाँ, ये आपके खिलाफ चार्जेस बनते हैं। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, इन तीनों चीजों को जब तक इसका सिस्टम फिक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जनता को हेल्पलेस शीप होती है ना, भेड़, जनता को भेड़ की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए होता है क्या कि जनता टैक्स देती है, ये प्रतिनिधि चुनने के बाद ये अपने वसूली में लग जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि डिस्कनेक्ट पैदा हो चुका है, जिसमें कि ये प्रतिनिधि है, जो क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लासेस है, ये सोचते हैं कि हम, जिम्मेदारी भी हमारी कोई नहीं है, हमारी जवाबदेही भी कोई नहीं है, और कोई हम पे चार्जेस तो फिक्स कर ही नहीं सकता। संदोष, जिसको बोलते संदोष। जब हमारा ये मानना है कि मेयर शैली, अब देखिए, जो राउस आईएएस कोचिंग सर्कल के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर को भी कर लिया, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और ठीक किया गया, यानी कि अभिषेक गुप्ता। लेकिन जो ये मेयर ओबराय है, मेयर शैली ओबराय, इसको भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और चार्जेस फिक्स होने चाहिए कि जब एमसीडी, जब जनता पैसा दे रही है आपको टैक्सेस के रूप में, तो ड्रेनेज सिस्टम में एक्सीडेंट, ये ओवरफ्लो क्यों हुआ, डिसिल्टिंग हुई थी तो बताइए, प्रूफ दीजिए, तब जाके सिस्टम फिक्स होगा। नहीं तो क्या करते, गुणगान ही आपस में एक दूसरे गाते हैं। जैसा आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल का 5 बार हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उनका ब्लड शुगर, हाउ डज इट मैटर, और क्यों ब्लड शुगर क्यों कम हो जाएगा? पहली बात तो क्योंकि इसको मैं मेडिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये पॉलिटिकल चार्जेस लगाए जा रहे हो हम पे।
सर हाँ, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि इनको कैसे पता चल जाता है सर, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन बार बार बता रहा है कि एम्स के डॉक्टरों का पैनल नजर रखे हुए सेहत पर, ये ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इनको कैसे पता रहता है सर? ये बाहर बैठे डॉक्टर बने हुए सारे के सारे। नहीं, ये अंजू जी, ये झूठी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, ये अंदर की बात है, ये झूठी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को फ्लोट करते हैं। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, टाइप 2 डायबिटीज है। जब उन्होंने अपनी शाम को टैबलेट ले ली, वो दिन में या शाम को जब भी टैबलेट लेते होंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो इंसुलिन तो उनको कभी कभी दिया जाता है। जब वो टैबलेट ले चुके हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोला जाता है, OHA, या एग्जाम्पल के लिए मेटफॉर्मिन, आपने नाम सुना होगा। जब टैबलेट ले ली, तो अगर वो नाइट का फूड स्किप करेंगे तो ही तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना। अगर टैबलेट ले लेता है पेशेंट और उसके बाद वो खाना नहीं खाएगा तो ब्लड शुगर तो लो होगा, क्योंकि मेडिसिन तो ले ली और खा पी नहीं रहे, तो शुगर कैसे में, शुगर विल गो डाउन। तो क्या ये जेल के अधिकारियों को पता नहीं है कि अगर स्किप करेगा तो ना ब्लड शुगर लो जाएगा? तो ये जानबूझ के इस किस्म के, एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का CM है, जेल में है कैदी के रूप में, तो उस पर तो पूरी सर्विलेंस है मेडिकल ऑफिसर से उनकी। तो ये जो हाइपोग्लाइसीमिया की कहानी है, ये उड़ाई गई है, फैक्चुअल कुछ और ही है सिचुएशन। कमिंग बैक टू दिस, कि इनकी जो जो कहते हैं ना, आमोद प्रमोद में डूब जाना, विलासिता के भोग को ये जो चुने प्रतिनिधि हैं दिल्ली के, ये इतने उसमें तल्लीन हो चुके हैं कि इनको जनता की समस्याओं, जनता के हितों एवं जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। ये पूरा अपना जो इनका जो जो जामा है, इनका आमा जामा, जो इनका जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें बस यही मैटर करता है कि मैं MLA फिर कैसे बनूं, मेरा बॉस का क्या होगा, मेरी सैलरीज का क्या होगा, मेरा कट कमीशन का क्या होगा। अंदर AC कमरे में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के बस ये ऐसे करते हैं और कुछ नहीं। पर सर, इतना सब कुछ हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी अपनी जमानत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, अभी भी कुर्सी पर चिपके हुए हैं, अभी भी कहीं से कोई संदेश नहीं आया कि वो कुर्सी छोड़ देंगे। अब राजा जिस राज्य का जेल के अंदर और भ्रष्टाचार के आरोपों में, उस राजा के राज्य का तो यही हाल होगा ना सर। तो वो तो हो ही, आप ये देखिए दिल्ली में ये जो कल शाम को हुआ राजेंद्र नगर में, ये एक्सीडेंट जो हुआ, जिसको मैं मर्डर कहता हूँ, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है। आप दिल्ली में आके देखिए, जो गंदगी है, कूड़ा करकट, वो अगेन MCD का काम है। बेसिक कूड़ा करकट का निस्तारण तक नहीं किया जाता, यानी कि गार्बेज डिस्पोजल तक नहीं किया जाता, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा, पानी आते बह जाता है, लिटरली स्टिंकिंग स्टिंक स्मेल आती है, एवं पूरा दिल्ली गंदगी का खाना बना हुआ है, कूड़ा सर वो घर बना। नीले रंग का पानी आ रहा है आजकल तो नल में, वो पीरागढ़ी से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि उनके घर में नीले रंग का झाग वाला पानी आ रहा है। हाँ, आप इसी फैज रोड पे हमारा ऑफिस आप आके देखिए कभी। ये करोल बाग दिल्ली का बिजनेस हब है, मतलब करोल बाग, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, ऑल दीज दिल्ली की, यहाँ की कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिल्ली है। दुनिया भर का रिवेन्यू यहाँ से पैदा हो रहा है, और सड़कें टूटी हुई हैं, सिस्टम नहीं बने हुए, बस व्यापारी कमा कमा के गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए जा रहे हैं, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। बेसिक सिस्टम्स तक नहीं है यहाँ पे प्लेस में। और जबकि ये कि जिसको कहते हैं कि बिजनेस हब है ये दिल्ली का, तभी हालत है, ये सिचुएशन सर है। पीने का पानी मुफ्त में देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, पीने का नीले रंग का पानी दे रहे हैं। अभी गर्मियों में हमने देखा किस तरह से मारा मारी मची हुई थी पानी को लेकर, तब भी आतिशी मार लेना सिर्फ आरोप लगा रही थी। हरियाणा पानी नहीं आने दे रहा है, उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है, हिमाचल प्रदेश से पानी आया रास्ते में गायब हुआ, यही सब बातें हो रही थी। तो सच्चाई। जब आप मुफ्त में रेवड़ियां बांटते सर, तो यही हाल होगा ना। आप देखिए, अभी पटेल नगर में हफ्ता भर पहले एक छात्र जो था, उसकी करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताइए, तारें कैसी लटकी रहती है सर उस पूरे इलाके में कि मुझे तो जब मैं वहां रहती तो हमेशा ही डर लगा रहता था कब कहां से कौन सी तार से करंट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल है, अभी भी ऐसी है। ये तो आप पहले की बातें बता रहे हैं, अभी भी दिल्ली में आइए, बेसिकली जो जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है वो भी इतना, मतलब यहाँ पे बर्बाद हुआ पड़ा है, उस पर खर्चा नहीं किया गया। आप दिल्ली जल बोर्ड का ही मामला देख लीजिए। दिल्ली में जब पानी की क्राइसिस आई थी,
तो 40% पानी दिल्ली का, जो पानी दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जनता को मिलता है, वो लीकेज में बह जाता है, क्योंकि पाइपों को दुरुस्त ही नहीं किया गया, रिन्यू नहीं किया गया। वो पाइपें जहां तक जानी चाहिए थी वहां तक पहुंचाई नहीं गई। इलेक्ट्रिक वायर्स का मामला देख लो, पूरा जखीरा बना हुआ है यहाँ पे। मतलब दिल्ली में इतना ओल्ड आउटडेटेड सिस्टम है। और साथ में सीवरेज का तो बात अपन कर ही चुके हैं, निकासी की बात कर चुके हैं, जल भराव की बात कर चुके हैं। थोड़ी बारिश होते पूरे दिल्ली ऐसे एक झील से मतलब कीचड़ खाना बन जाती, कीचड़ खाना। झील तो फिर भी एक अच्छी मतलब एक इमेज देता है। बेसिकली यहाँ पे पानी एक कीचड़ घर बन जाता है दिल्ली, जबकि दिल्ली चिड़ियाघर के लिए मजबूत था, कभी कीचड़ घर बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी बर्बादी के पीछे जो इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है दिल्ली का, और इस्तीफा तो देना तो दूर, जब जब सीएम दिल्ली में बैठा है तो आप ये बताइए कि सिस्टम तो गवर्नेंस तो पैरालाइज हो ही गई ना। अब उस पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप इनकी नैतिकता की बात करें कि पॉलिटिकल मोरालिटी, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि वो इस्तीफा नहीं देते। यदि उनमें राजनीतिक राजनीतिक नैतिकता हो तभी तो इस्तीफा देंगे वो। इस्तीफा क्यों देंगे? ना तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल, केजरीवाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, क्योंकि उनमें दोनों होनी चाहिए। एक चुने हुए प्रतिनिधि में अंजू जी दो किस्म की नैतिकता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज वेल एज पॉलिटिकल मोरालिटी। क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप में राजनीतिक नैतिकता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। एंड क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली हुई है, तो जब आपने संविधान की शपथ ली हुई है एज ए चुने हुए प्रतिनिधि, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो नैतिकता है, जो मर्यादा है, उसको निभाएं। तो ये तो उसको धत बता दिया इन्होंने, ये तो उल्टा आरोप गेम में लग जाते हैं। तो ये तो मतलब एक एक दिन यहाँ पर भारी पड़ रहा है जनता पे। इस दिल्ली गवर्नमेंट को तुरंत डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए। पर सर इन्होंने केजरीवाल की सेहत को लेकर इतना रायता फैला दिया है, इतना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर जगह यही गाते रहते हैं। और आप सोचिए, जिस इंडी गठबंधन को ये टाटा बाय बाय कहकर आ गए थे, गोपाल राय ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद कहा था कि अब उनका इंडी ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। उसी इंडी ब्लॉक की बैठक में जाकर राघव चड्ढा और संजय सिंह रोग आ रहे थे कि कृपया करके केजरीवाल को लेकर कुछ कहें, उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल जाए ताकि कोई संदेश जाए। अब तो 30 जुलाई को इंडी ब्लॉक जो है वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर एक रैली करने जा रहा है जंतर मंतर पर। देखिए, अभी आज है संडे, ट्यूसडे का रैली है, जिसमें ये जिनको कहते हैं ना कि जिनका दिमाग खराब हो चुका है, इंडी गठबंधन वाले, इनकी जो बेवकूफियों का अंत ही नहीं है। इनकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने बेसिकली कांग्रेस को नेस्तानाबूद कर दिया। पंजाब में भी किया, पंजाब में भी किया। अब ऐसी इनकी नपुंसक लीडरशिप हो चुकी है कांग्रेस की दिल्ली में कि उसी को बचाने के लिए, उसी के प्रोटेस्ट में कि केजरीवाल को जेल से निकालो। परसों जो आपने अभी जिक्र किया, यानी कि आने वाले 2 दिन बाद वहां पे रैली निकालेंगे। हमने वहां पे अभी प्लानिंग किया कि हम वहां जाके पर्चे बैठेंगे कि भारतीय लिबरल पार्टी, ये देख लो भाई, पढ़ लो कांग्रेस वालों, जिनको तुम्हें धोया, जिन्होंने तुम्हें धोया, उनके लिए तुम आज गुणगान करने आवे, उनकी स्तुति करने आवे कि उसको छोड़ दिया जाए। कहां तक की राजनीतिक मतलब इनमें ये समझदारी वाली बात है। वहां पे एक होते हैं, एक लाइन होती है, पांवों पे कुल्हाड़ी बांधना। मुझे लगता है ये तो कुल्हाड़ अपने पांव पे बम फेंकने जा रहे हैं यहाँ पे। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आता, क्योंकि आपने तो अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ साल बिताए हैं, उनके साथ काम किया, इंडिया गेस करप्शन से आप जुड़े थे, आम आदमी पार्टी में भी 2014 के आखिर तक आप थे। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल, जिनको भ्रष्टाचारी कहता था, जिन पर बिना सबूतों के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं से कह रहे हैं कि मुझे बचाइए, मेरी सेहत को लेकर रोना गाना कीजिए, मेरे को बाहर निकालने के लिए कहिए, मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन इंडी ब्लॉक भी ये कह रहा है कि हम सेहत को लेकर ये रैली करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगे हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसा रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ खराब सेहत और जेल के अंदर उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, इसका रोना गाना करेंगे इस रैली में। मती मारी गई है इनकी, मती जो कहते हैं मत मारी गई है, क्या बोलूं सर। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा जादू करते हैं अरविंद केजरीवाल, जिन लोगों के खिलाफ वो सब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अंदर खाने सर आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? बहुत से विधायकों से आपकी बात होती रहती है। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी दास्तान ही अलग है। ठीक है, उनकी तो दास्तान ही अलग है।
इस वक्त लिटरली कोलैप्स हुई पड़ी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जेल में है, शीश महल छोड़ना ना पड़े इसलिए सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। ठीक है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस बात को सोचती है कि मान लीजिए कल इस्तीफा देना पड़े तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। हाँ, हरियाणा में रैलियां कर रही हैं वो तो। हाँ, हरियाणा में जाके वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। हरियाणवी लोग बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने वाले, वो मन के भी सच्चे होते हैं और उनमें उतनी एक विजडम है, आप उनको भोला भला समझ के शायद बहका सकते हैं, बट ग्रामीण अंचल में भी बैठा हुआ एक हरियाणवी एक पॉलिटिकल विजडम रखता है, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाला। क्योंकि ये कहती हैं कि मैं यानी कि केजरीवाल सिवानी, क्योंकि भिवानी के पास सिवानी एक कस्बा है सिवानी, तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का लाल बोलता है। सुनीता केजरीवाल पंचकुला गई जब आज से 10 दिन पहले, तो उन्होंने वहां बोला कि हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल नहीं, हरियाणा का कलंक, क्योंकि हरियाणा से निकले हुए और अपने आप को बोलते कि जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था इनका, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो ये बालक के रूप में इनका रंग काला था। तो लोगों ने कहा, हाँ उनकी फैमिली ने कहा, क्योंकि हमारी वेब सीरीज में आई थिंक इस बात का कथन किया गया है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में कि अरविंद का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, रंग सांवला था। तो लोगों ने कहा, यानी कि फैमिली ने कहा कि हमारे घर में तो कृष्ण पैदा हो गए। कृष्ण ने तो अर्जुन को गाइड करके विनाश किया था झूठे लोगों का, और ये यहाँ पे झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं। हरियाणा का लाल कहना अपने आप को, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और सुनीता केजरीवाल स्वयं सीएम बनने के चक्कर में दिल्ली की। अच्छा, उसके अलावा आतिशी मार लेना, यानी कि उनका लास्ट नेम मार लेना, मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन, तो आतिशी अपनी गोटियां खेलने में लगी हैं और बिल्कुल हिस्टेरिकल वे में, हिस्टेरिकल स्टाइल में पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। एमएलए हैं वो दुखी हैं, उनको भविष्य अपना नजर नहीं आता, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। एंड एक एक दिन उनको, जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि उनको करना क्या चाहिए, वो टिके कि विधवा करें। 2 एमएलए इनके निकल चुके हैं पार्टी से। 70 विधानसभा सीटों में से 62 एमएलए आम आदमी पार्टी के बने थे। राजकुमार आनंद जो कि पड़ोस में ही पटेल नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो इस्तीफा देके अब बीजेपी में जा चुके हैं। एंड छतरपुर विधानसभा नंबर 46, उनके जो एमएलए थे तंवर, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन कम से कम 1 दर्जन एमएलए ऐसे बैठे हैं जो कि असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, एवं वो बिल्कुल एज पे बैठे कि कब इसका पाला छोड़ के वो दूसरे पक्ष में जाए या कोई अपनी पार्टी। डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स बहुत हैं। अच्छा, जो काबिलियत वाले कुछ एमएलए थे उनको इन्होंने पिछले 10 साल में मौका नहीं दिया। दलित एमएलए जो हैं उनको कभी जस्टिस नहीं दी। दलितों के प्रति अरविंद केजरीवाल का जो रुझान है वो इतना स्पष्ट एंटी दलित है कि पूछिए मत। राखी बिड़लान को कभी कोई पद नहीं दिया, कोई दलित एमएलए इनकी उसमें मतलब कोई कैबिनेट में नहीं है, एक है वो। अच्छा, अब ये देखिए जो कृष्ण पाल गौतम थे, जो मिस्टर गौतम, राजेंद्र पाल गौतम, नॉट कृष्ण पाल, राजेंद्र पाल गौतम, जो वो एंटी सनातनी स्टेटमेंट्स दिया करते थे। जी, तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उनसे इस्तीफा मांगा और उसके बाद उनको काफी गंदे ढंग से मतलब ह्यूमिलेट करके उनको निकाला गया, मतलब उनसे पद छीना गया। राजकुमार आनंद के साथ भी यही हुआ, ये भी दलित वर्ग से हैं और ये भी इन्होंने इस्तीफा दिया और इनको बोला गया। देखिए इसमें क्या है कि दलितों का जो वेलफेयर फंड है उस पे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को ईमानदारी से खर्च करने की छूट होनी चाहिए ताकि वो उस फंड को दलित वेलफेयर पे लगा सके। मैं इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट एंटी सनातन दिया या सनातनी के खिलाफ दिया, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, तो इनको वहां काम भी नहीं करने दिया जाता। राजेंद्र पाल गौतम एवं राजकुमार आनंद दोनों के आरोप हैं कि हमें दलितों के कल्याण के लिए भी काम नहीं करने दिया जाता। डीसी है जो दिल्ली की जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंशियल कमीशन है, जैसे एनएसएफडीसी नेशनल लेवल पे, डीएसएफडीसी दिल्ली लेवल पे, उसको बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो दलित वर्ग के लिए लोन्स देता है, उनके बिजनेसेस के लिए, उनके उस किस्म के लोन्स, ताकि दलित ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सके।
उसको बर्बाद किया है अरविंद ने। दिल्ली की जो सफाई कर्मचारी का जो कमीशन है, अंजू जी आपको जाके हैरानी होगी कि जो बाकी कमीशन है उसमें सैलरीज कमिश्नर की लगभग 2 लाख पर मंथ है। जैसे स्वाति मालीवाल वाले कमीशन देखें आप, तो नेशनल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, इसके इसके कमिश्नर होने के नाते, चेयरपर्सन होने के नाते स्वाति मालीवाल की सैलरी 2 लाख थी, या आप जो भी उस पद पे आएंगे। लेकिन जो सफाई कर्मचारी की जो कमीशन है, जो कि दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पे 25,000 रुपए दिए जाते हैं अभी भी चेयरपर्सन को। तो ये अच्छा। अन्याय क्यों? और उसको उठाया भी गया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि उनकी सैलरी भी पर एट पार होनी चाहिए बाकी कमीशन, तो दिया नहीं जाता। तो उनका उनका उत्पीड़न होता है वहां। जब वो जाते हैं कुछ कहने कमीशन वाले, तो कहते तुम्हें दे तो दिया इतना, और क्या चाहिए, दीज आर द वर्ड्स। पर इस सर, किस्म की जी सर ये सारे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लंबे चौड़े घोटाले हैं जो हर विभाग में आम आदमी पार्टी ने किए हैं। पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो बच्चे जो पूरे देश से दिल्ली आते हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप एमसीडी को चलाने की बात करते थे, आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे। अगर आप एमसीडी आपके हाथ में आ गई थी तो आपको क्या करना था? नदी नालों की सफाई तो करनी थी, ड्रेनेज सिस्टम को तो ठीक रखना था, कूड़ा करकट ही तो उठाना था। मैं नोएडा में रहती हूँ, यहां से अब मैं दिल्ली नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ की साफ सफाई को देखकर और वहां की साफ सफाई को देखकर जमीन आसमान का फर्क है। जगह जगह सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे, ये मैंने भी देखे राजेंद्र नगर में, लेकिन मैं वहां जाना ही नहीं चाहती। तो ये तो आपके हाथ में था ना आम आदमी पार्टी के, तो तब क्यों नहीं इन्होंने कुछ कर लिया? लेकिन अब सर ये जो बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, इसका जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि इस मामले में शैली ओबराय जो छुपी बैठी है कहीं पर, आतिशी मार्लेना छिपकर बैठी है, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, ये कब बिलों से बाहर निकलते हैं और इस मुद्दे पर कुछ मुंह खोलते हैं। आपने सर इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंजू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नमस्ते। नमस्ते।